हेलो। गुड मॉर्निंग। आज से हम जो हमारा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हम लारावेल में स्टार्ट करेंगे। सो लारावेल जो है बेसिकली एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले तो एक वेबसाइट में बता दूं, W3C स्कूल्स। यहाँ पर आप जाइएगा पीएचपी सेक्शंस पर। तो पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो सर्वर पर एग्जीक्यूट होने वाली लैंग्वेज पीएचपी लैंग्वेज है। सबसे पहले अगर आपको लारावेल पर काम करना है तो आपको पीएचपी लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, सो पीएचपी हम पीएचपी के सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे हम सीखेंगे। बहुत सारे इसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक वेरिएबल्स कैसे बनाना है, फंक्शंस क्या होते हैं, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो के वही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पीएचपी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जैसे वेरिएबल्स आप कैसे बनाते हैं, नंबर्स कैसे स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग्स कैसे स्टोर करते हैं, लूप्स के कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, और आगे चल के आपको इसमें क्लासेस और ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम पीएचपी पीएचपी का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम सेट करेंगे ताकि हम पीएचपी का डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको एक्सएम्प करके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, एक्सएम्प। तो ये सॉफ्टवेयर होता है एक्सएम्प करके। मैं सारे इंस्ट्रक्शन इस पीपीटी के अंदर आपको दे दूंगा। आने वाले टाइम में ये बैच 2-3 मंथ्स जब तक भी चलेगी, पर डे के लेक्चर्स यहाँ पीपीटी में स्लाइड के फॉर्मेट में मैं यहाँ पर ऐड करते चलूंगा। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बना दिया है आप बच्चों का, जो कि पीएचपी डेवलपमेंट के नाम से है, और इस ग्रुप में आपको मैंने ऐड भी कर दिया है। तो जो भी डाउट्स है, कम्युनिकेशन है, वो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। जो पर्टिकुलर मैंने आपको एक लारावेल डेवलपमेंट ग्रुप यहाँ पर मैंने बनाया है, इस ग्रुप में मैंने बच्चों को ऐड कर दिया है। ठीक है, लारावेल डेवलपमेंट मई बैच, मई 24 बैच में इसको रीनेम कर दूंगा। आई थिंक अगर मैं यहाँ से रीनेम कर पाऊँ तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ, मई 24 बैच। ठीक है, ये मैंने बैच को रीनेम कर दिया है। ठीक है ना, तो जितना भी कम्युनिकेशन है, डेली के असाइनमेंट, जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ वो के वही आपको करके बताना है, और ग्रुप में स्क्रीनशॉट आपको भेजते हुए चलना है। तो कैसे क्या करना है वो सारी चीजें मैं लेक्चर फिनिश होने से पहले मैं आपको बता दूंगा। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ताकि हम अपने लैपटॉप को, मशीन को प्रिपेयर कर सकें, ताकि हम क्या कोड कर सकें, हम पीएचपी की प्रैक्टिस कर सकें या फिर हम लारावेल पर डेवलपमेंट कर सकें। तो चाहे आपको लारावेल पे वर्क करना हो या पीएचपी पे वर्क करना हो, सबसे पहले तो आपको अपना एनवायरनमेंट सेट करना होगा, राइट। तो एनवायरनमेंट सेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक्सएम्प करके एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर XAMPP का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना, एक्स का मतलब होता है एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्स का मतलब हो गया है कि ये जो एक्सएम इंस्टॉलर है ये आपका विंडोज पे भी चल जाएगा, ये आपका मैक ओएस पे भी चल जाएगा, लाइनेक्स पे भी चल जाएगा। ये एक्सएम का जो इंस्टॉलर है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो एक्स का मतलब हो गया एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड राइट नाउ आप देख पा रहे होंगे मेरे लैपटॉप में, जो मेरा लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं आपको अगर ये करके बताऊंगा, तो मैं विंडोज 11 पर काम कर रहा हूँ, राइट। ये मेरा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यहाँ पर अगला जो ए है वो स्टैंड करता है अपाचे वेब सर्वर। ठीक है ना, अपाचे वेब सर्वर के लिए। ठीक है ना, वेब सर्वर क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो वेब सर्वर के थ्रू होता है। मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इनके इंडिविजुअल लेटर्स का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगला लेटर है हमारा एम। एम का मतलब है माई सीक्वल डेटाबेस। ठीक है, एम का मतलब क्या है, माई सीक्वल डेटाबेस। तो ये एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन से डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, माई सीक्वल डेटाबेस को। माई सीक्वल डेटाबेस के अलावा हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, उनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। बट आप अगर एक्सएम्प इंस्टॉल कर रहे हो
तो आपको जो है पीएचपी लैंग्वेज के साथ जो आपके पास प्राइमरली जो डेटाबेस आपको काम करने का मौका मिलेगा वो सिर्फ कौन सा होगा, वो माइसीक्वल ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज एम रिप्रेजेंट माइसीक्वल डेटाबेस। सो आप पीएचपी के साथ किस डेटाबेस पे काम करेंगे, माइसीक्वल डेटाबेस के साथ आप काम करेंगे। और आपके पास बिल्ट इन कौन सा सर्वर होगा, अपाचे वेब सर्वर हमारे पास होगा। यहाँ पर अगले पीपी का मतलब यहाँ पर आप इसको पीएचपी बोल सकते हो। सो यहाँ पर पीएचपी का फुल फॉर्म होता है पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। सो पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है ना। ये पी इटसेल्फ इज पीएचपी, एच इज फॉर हाइपरटेक्स्ट एंड पी फॉर प्री प्रोसेसर, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल फुल फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए। हमें इतना पता होना चाहिए कि हम अगर हमारी मशीन में XAMPP इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस एक सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने से मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, राइट। यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपने XAMPP इस एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो आपने अपाचे वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर दिया आपकी मशीन में, आपने माइसीक्वल डेटाबेस को भी इंस्टॉल कर दिया, और आपने साथ साथ पीएचपी भी आपने मशीन में एक ही बार में इंस्टॉल कर लिया। पहले के टाइम में ये XAMPP नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होता था। उस समय के जो पीएचपी डेवलपर है उन बेचारों को क्या करना होता था, उस समय अपाचे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, अलग से सेटअप आता था, माइसीक्वल डेटाबेस का अलग से सेटअप आता था, उसके बाद पीएचपी का अलग से सेटअप आता था, सारे तीनों सॉफ्टवेयर को अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता था, अलग अलग कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, तब जाके आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पीएचपी का रेडी होता था। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस रिमूव कर दी है, और यू आर जस्ट गिवन अ सिंगल EXE, सिंगल इंस्टॉलर, दैट इज एन XAMPP. It will be a single exe file. You need to install next and okay. तो उसके बाद जो है आपका जो PHP है वो कंप्लीटली आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको एक बार ठीक है। सो यहां से आपने XAMPP में गए, डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और XAMPP के वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पर मेरी मशीन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा हूँ। तो XAMPP हमारे लिए किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास मैक लैपटॉप है तो XAMPP किसके लिए अवेलेबल होगा, मैक के लिए भी अवेलेबल होगा। और आप लाइनेक्स पे काम कर रहे हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो XAMPP का एक वर्जन कौन सा होता है, लाइनेक्स के लिए भी होता है। तो राइट नाउ मेरे पास विंडोज मशीन है, इसलिए मेरे पास मैं विंडोज वाले इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जनरली यहाँ पर मुझे एक EXE मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मैं सबसे लेटेस्ट वाला इंस्टॉल कर लेता हूं आपके सामने, जो कि अबाउट 149 MB का है। इस बड़े से ब्लू डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और देख लेना 8 to 12 ये क्या है, ये PHP का वर्जन है। तो मैं PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करने जा रहा हूं, सबसे लेटेस्ट टिल टुडे 1 मई 2024 तक, आज की डेट तक जो PHP का जो लेटेस्ट वर्जन मार्केट में चल रहा है वो 8.2.12 है। तो मैं सबसे लेटेस्ट ही कर रहा हूं इंस्टॉल, ताकि हम आउटडेटेड वर्जन्स पर हम काम न करेंगे, हम अप टू डेट वर्जन पर हम काम करेंगे, ठीक है। सो मैं लेटेस्ट वाला EXE में इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये एक नया पेज ओपन हुआ, उसके बाद मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा और अगेन यहाँ पर एक छोटा सा बटन आएगा ग्रीन कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है और विद इन 4 to 5 सेकेंड आपको वो EXE डाउनलोड मिल जाएगी। उसके बाद इसी पेज पर आपको Ctrl+J प्रेस करना, Ctrl+J, और ये कीप करने के लिए यहाँ पर आपको बोल रहा है, यहाँ पर आप इसको कीप करना, कीप एनीवे। अगर आप इसको कीप नहीं करोगे, डिस्कार्ड करोगे तो डाउनलोड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे कीप करना है और कीप एनीवे, और जैसे ही मैंने कीप एनीवे किया तो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक्सएम का फुल फॉर्म पता चल गया आपको? एक्सएम, XAMPP का फुल फॉर्म, एक्स का मतलब इट्स एन ऑल इन वन इंस्टॉलर फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ए फॉर अपाचे वेब सर्वर, ए फॉर अपाचे वेब सर्वर, एम फॉर माईसीक्वल डेटाबेस एंड पी फॉर इट्स फॉर पीएचपी इटसेल्फ। सो पीएचपी लैंग्वेज को इंस्टॉल पी के थ्रू होगा। ये बेसिकली इसके अंदर बिल्ट इन इंस्टॉलर है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक्सएम्प के अंदर कितने इंस्टॉलर अवेलेबल हैं। इट कंटेन 3 इंडिविजुअल इंस्टॉलेशन ऑफ अपाचे वेब सर्वर, माईसीक्वल एंड पीएचपी। ठीक है ना? मैं वाईफाई ऑफिस का कनेक्ट कर लेता हूं ताकि स्पीड थोड़ी फास्ट मिल सके। 5G से कनेक्ट करता हूं। ये 5G से कनेक्ट होते ही मैं इसको वापस से रिज्यूम ट्राई करूंगा। ये रिज्यूम ट्राई नहीं हो रहा है तो मैं फटाफट एग्जाम की वेबसाइट पे जाके फिर से दोबारा ये 5G से कनेक्ट हो गया है, हो सकता है अब चल जाए। यस, चल गया है। मैं वापस से एग्जाम लिखना है आपको गूगल पर, डाउनलोड सेक्शन पे जाना है, लेटेस्ट वाले पे जाना है, क्लिक हियर आपने करना है। इस पर क्लिक किया मैंने और इंस्टॉल होगा। ये हुआ, उसके बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करना, कंट्रोल जे। ओके, कीप कीप एनीवे। और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है इसका। 5G की स्पीड तो नहीं लगती है, स्लो ही चल रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। उससे पहले हम थोड़ा सा पीएचपी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पीएचपी कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। पीएचपी का जो भी कोड आप लिखते हैं वो कहां पर एग्जीक्यूट होता है? वो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है ना। वो कभी भी क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं सर्वर, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है ना, क्लाइंट सर्वर मॉडल या फिर आर्किटेक्चर हम लेके
इमेजेस सेक्शन में जाएंगे और एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर का एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, ताकि हम उन चीजों को समझ पाए। ठीक है ना। इस वाली इमेज को जो भी मैं लेक्चर के दौरान जो भी मैं इमेजेस का मैं आपको समझाऊंगा, उन इमेजेस को इमीडिएटली मैं कहां पर ऐड करता चलूंगा, उनको अपनी पीपीटी स्लाइड शीट में मैं ऐड करता चलूंगा। ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या समझना है, हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है। सो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ठीक है ना। तो जो पीएचपी का कोड है वो किस साइड पर एग्जीक्यूट होगा, वो सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होगा। जो भी पीएचपी की आप कोडिंग करोगे वो एग्जीक्यूट किधर की ओर होगा, वो सर्वर साइड पर होगा। एक तरफ होता है हमारा क्लाइंट। अब ये क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट बेसिकली आपके वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आप किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक गूगल क्रोम है और वहां पर आप एड्रेस डालते हो, पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हो www.facebook.com। जैसे ही आप इंटर करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है उस पर्टिकुलर सर्वर को। सर्वर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वापस क्या दे देता है, रिस्पांस दे देता है, और आपको यहाँ पर आपके जो भी व्यूज है वो आपको दिखने लग जाते हैं। राइट। तो यहाँ पर एक तरफ हमारा कौन होता है, क्लाइंट होता है जिसका काम रिक्वेस्ट करना होता है, और एक तरफ होता है हमारा कौन, सर्वर, जिसका काम होता है इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना, और बदले में क्या देना, उसको रिस्पांस देना। जैसे आप क्लाइंट से कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और सर्वर उन क्वेश्चंस का क्या देगा, रिस्पांस देगा। आप इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हो, क्लाइंट्स, यू आर ऑल स्टूडेंट्स एंड आई एम योर टीचर। The role of student is to ask some queries to the teacher and teacher will respond the appropriate answer. So आप मुझे एज अ सर्वर कंसीडर कर सकते हैं, और आप अपने आप को एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को क्या कंसीडर कर सकते हो, क्लाइंट कर सकते हो। कि क्लाइंट का काम सिर्फ पूछना है, सर्वर से पूछना है, रिक्वेस्ट करना है, किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करना है, और सर्वर का जो काम होगा वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना और आपको रिस्पॉन्स देना है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर दोनों ही तरफ मशीन से, दोनों ही तरफ क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। क्लाइंट की तरफ भी कंप्यूटर होगा और सर्वर की तरफ भी कंप्यूटर होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जस्ट सर्वर जो होता है वो एक 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 इंटरनेट से कनेक्टेड 24/7 मशीन जो है, अगर आप अपने मशीन को 24/7 इंटरनेट पर अगर आप इसको कनेक्ट कर दें, और इसके हार्डवेयर की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हार्डवेयर 24/7 365 पर डे रनिंग होने के लिए कैपेबल हो, तो उसे आप उसको आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ सर्वर मशीन हुज हार्डवेयर इज मोर इनफ टू रन 24/7 365 डेज। बट हमारे पास जो हमारे ये पर्सनल पीसीज होते हैं, लाइक ये पर्सनल पीसीज होते हैं, ये इस तरीके से नहीं बने होते हैं कि इनको आप 24/7 या 365 पर डे आप इनको कंटिन्यूअसली चला सकें। पर्सनल पीसीज की लिमिटेशन होती है कि आप इनको 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे चला लो, मगर उसके बाद उसको क्या देना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है ना। तो पर्सनल पीसीज के हार्डवेयर की लिमिटेशन होती है, मगर सर्वर के हार्डवेयर स्पेशली इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि वो एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि अभी अंबानी जी के बेटे की शादी थी, और मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ पर इंडिया आए, शादी में खाना वाना खाने के लिए आए, और उनका 5-10 1-2 घंटे 15 मिनट जितने टाइम भी उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुआ, तो आपने देखा कि वो विश्व के तीसरे सबसे रईस से वो 7वें रईस पर आ गए। मतलब यूं समझ लीजिए कि 15 मिनट अगर किसी का सर्वर बंद हो जाए तो वो अपने पूरे पूरी उसकी वेल्थ खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सर्वर का 24 घंटे 1 सेकंड भी बंद होना किसी के बिजनेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। तो सर्वर जो होते हैं उनके हार्डवेयर इतने पावरफुल होते हैं, इतने अच्छे हार्डवेयर होते हैं कि वो बने ही इस हिसाब से होते हैं कि आप उन सर्वर को 24 घंटे सालों साल बगैर थके हुए
वो एप्लीकेशन पीएचपी के कोड आप वहां पर चला सकते हो। मैं बात यहाँ पर पीएचपी की नहीं कर रहा हूँ। आप हो सकता है यहाँ पर आप पाइथन का कोड रन करें, पीएचपी का कोड रन करें, ये सारी कोड कहाँ रन होते हैं, सर्वर साइड पर ही होते हैं। चूंकि हम पीएचपी कर रहे हैं तो हम पीएचपी की बात करेंगे कि पीएचपी का कोड हमारा किधर की ओर रन होगा, सर्वर साइड पर रन होगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और इसमें ओवरव्यू यही है कि क्लाइंट का काम रिक्वेस्ट करना होता है सर्वर को, सर्वर का काम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना किसको, क्लाइंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है और इसको आप एज अ स्टूडेंट और टीचर के फॉर्मेट में भी आप समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल हो गया है। फटाफट हम अपने इंस्टॉलर पर जाएंगे। ये एक्सएम्प का जो मेरा इंस्टॉलर है, सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है। ये ध्यान रखना, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद आप यस क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका इंस्टॉलर ये ऐसे करके इंस्टॉलर चालू होगा। ये कुछ परमिशन मांग रहा है, यूएसी यूजर कंट्रोल की परमिशंस मांग रहा है, कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ये एक्सएम्प का जो विजार्ड है ये आपको इंस्टॉल करना है। और चूंकि मैंने आपको बताया था एक्सएम्प एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर नहीं है, बट इट कंटेन मल्टीपल एप्लीकेशन। सो एक्सएम्प इज ऑल्सो कंटेनिंग पर्ल। पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत आउटडेटेड है, बट इसके अंदर पर्ल भी अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ पीएचपी माई एडमिन है ना, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि एक्सएम को कहाँ इंस्टॉल करें, सी के अंदर, एक्सएम के अंदर करते हैं क्या, जो कि इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है। सी ड्राइव के अंदर एक्सएम नाम के फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल होने की परमिशन आपसे मांग रहा है। मैं जैसे नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे इसमें एरर आती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सएम सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर मैं एक डबल पी लगा दूंगा। ठीक है ना, आपको लगाने की जरूरत नहीं, आप तो जस्ट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको तो बस नेक्स्ट करोगे और आप ये डायरेक्ट इंग्लिश वाला पेज आ जाएगा आपके केस में। मेरे केस में मैंने डबल पी से ट्रिपल पी कर दिया ताकि मेरा फोल्डर किस नाम से बनेगा, एक्सएम पीपीपी के नाम से बनेगा मेरे केस में। क्योंकि मेरे पास एक्सएम के कितने, एक तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और एक आपके सामने अभी लेक्चर के दौरान में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 एक्सएम इंस्टॉलेशन अवेलेबल है। चूंकि लेक्चर में मुझे आपको पूरे इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी समझानी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो सेटअप इज नाउ रेडी टू इंस्टॉल। नेक्स्ट। ठीक है ना। अब 2-5 मिनट हमें रुकना होगा और ये हमारा क्या इंस्टॉल हो जाएगा, हमारा एक्सएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको एक्सएम को हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। व्हाट यू शुड नो ऑलरेडी, आपको क्या आना चाहिए। हालांकि ये W3C वाले बता रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है। दिस इज योर फर्स्ट क्लास और इसी फर्स्ट क्लास में ही मैं आपको PHP के साथ साथ आपको थोड़े बहुत HTML के फाउंडेशन, थोड़े बहुत CSS के फाउंडेशन और थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन इसी क्लास में मैं दे दूंगा। तो प्रायर किसी इन 3 टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप बस लेक्चर को फॉलो करते चलना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। So what is PHP? PHP is an acronym for PHP Hypertext Preprocessor. PHP widely used, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वाइडली यूज होता है। ओपन सोर्स है, सबसे पहली बात है ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स लैंग्वेजेस को पूरी वर्ल्ड जो है फॉलो करती हैं। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं कंपनीज। ठीक है। PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। ये आपने देखा कि मैंने PHP का एक्सएम इंस्टॉल किया और मैं इसको फ्रीली डाउनलोड कर पा रहा हूँ और फ्रीली मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर इसकी बजाय मैं ASP.NET और ऐसे प्रोप्राइटर अगर टेक्नोलॉजीज पर मैं काम करूँ तो वहां पर मैं इजीली इसे डाउनलोड करके इजीली मैं ऐसे सॉफ्टवेयर बना के बेच नहीं सकता हूँ। वहां पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी या माइक्रोसॉफ्ट को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। PHP में ऐसा कुछ नहीं है। PHP में आप इजीली डाउनलोड करो, PHP को कोड को मॉडिफाई करो, चेंजेस करो, कुछ भी कर सकते हो, टोटल परमिशन है बिकॉज इट इज अ
ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है ना। पीएचपी के प्रोजेक्ट, आप पीएचपी के थ्रू, आपने लारावेल के थ्रू आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया और उस प्रोजेक्ट को आप 1 करोड़ में बेचो, 10 करोड़ में बेचो, 100 करोड़ में बेचो, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि पीएचपी बिल्कुल फ्री है और इसके थ्रू आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना के आप इसको सेल कर सकते हो, कमर्शियल सेल कर सकते हो। इसमें कोई लाइसेंसिंग की कोई टेंशन नहीं है। दूसरी टेक्नोलॉजीज में जैसे कि ASP.NET और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि क्लोज्ड सोर्स होती हैं, उनके थ्रू आप एप्लीकेशन अगर बना भी लोगे तो आप इजीली मार्केट में पब्लिकली सेल नहीं कर पाओगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट को रॉयल्टी पे करना होगा, बहुत सारे लाइसेंसिंग के इश्यूज होते हैं। इसलिए जो पूरी दुनिया भर की कम्युनिटीज हैं, लाइसेंसिंग फी और ये सारी चीजें लोग अफोर्ड नहीं करना चाहती, कंपनीज अफोर्ड नहीं करना चाहती है, तो हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनीज में प्रेफरेंस ओपन सोर्स की तरफ ज्यादा होती है कि ओपन सोर्स के डेवलपर को हायर करें। और इसीलिए पीएचपी पहली चॉइस होती है हर गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें की ये जरूरत ही होती है। अभी अभी गवर्नमेंट के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर एमपी ऑनलाइन के अंदर, एमपीपीएससी के अंदर जो प्रोग्रामर्स की जॉब निकलती है और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है वहां पर आपको मैं बता दूंगा कि की पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आप प्रोग्रामर के थ्रू अगर आप एंटर होना चाह रहे हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो आपको पीएचपी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने एक आर्टिकल किसी का, मैंने गवर्नमेंट की जॉब निकली थी, ठीक है, तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट डाल रखा है। ये गवर्नमेंट जॉब का है, एमपी गवर्नमेंट जॉब, पीएससी, एमपी पीएससी का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। सो यहाँ पर दिया हुआ है कम से कम पीएचपी वेब वेब फ्रेमवर्क जैसे लारावेल और कोडिग्नाइटर और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सच एज एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कार्य अनुभव होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी ये आर्टिकल मैं आपको बता दूंगा, एमपीपीएससी से मैंने निकाला है। गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारी वैकेंसीज आती है जहां पर अगर आप पीएचपी आप सीख लोगे, लारावेल अच्छी तरीके से सीख लोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, ठीक है ना। और साथ साथ में यहाँ पर गिट का भी दिया हुआ है कि गिट का भी नॉलेज होना चाहिए, गिट क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस मैं आपको पीएचपी का बता रहा था कि पीएचपी की जरूरत गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट कंपनीज में दोनों जगह पर बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में खूब सारी डिमांड है पीएचपी डेवलपर्स की के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको पीएचपी आता है तो पीएचपी में फिर आगे चल के आपको सिर्फ किस पे कमांड करना होता है, लारावेल फ्रेमवर्क बहुत एडवांस है और लारावेल से ऊपर फिर कुछ भी नहीं है। अगर आप पीएचपी में हैं तो पीएचपी में जो सबसे टॉप फ्रेमवर्क है वो फिर लारावेल ही बचता है, ठीक है ना। तो हम लारावेल पर ही काम करेंगे। तो सबसे पहला मैं अपनी मशीन को प्रिपेयर कर रहा हूँ, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को मैं अपना प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं पीएचपी पे कोड कर सकूं, ताकि मैं लारावेल पर कोड कर सकूं, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये मुझसे परमिशन बोल रहा है कि क्या आपको ये एक्सएम कंट्रोल पैनल का पैनल चालू करना है, तो यस मुझे चालू करना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, फिनिश किया और फिनिश करते ही यहाँ पर एक्सएम का ये कंट्रोल पैनल मेरा चालू हो गया। यहाँ पर आप देखिए अपाचे, माई सीक्वल, फाइलजिला, मर्क्यूरी, टॉमकेट। फाइलजिला, मर्क्यूरी, टॉमकेट ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो हमारे किसी काम के नहीं है तो कभी भी इनकी सर्विसेज को चालू बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपाचे वेब सर्वर और माई सीक्वल। अपाचे एक वेब सर्वर है और माई सीक्वल डाटाबेस सर्वर है, तो इन दोनों को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं तो आप देखना ये अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अपाचे सर्वर लिखा हुआ आ रहा है। एक बार और मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ट्राई किया, कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसको, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ से एक्सैम्प मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
ठीक है ना, ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे और यहाँ पर पोर्ट नंबर आ जाएंगे। अभी मेरे इसमें इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि वो दो दो एक्सएम्प मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, इसलिए दोनों एक्सएम्प इंस्टॉलर आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली नेक्स्ट 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 करके करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको अपाचे और माइस्क्ल चालू करने हैं, दोनों यहाँ पर जैसे अभी रेड में दिख रहे हैं, आपके केस में किस में दिखेंगे, वो ग्रीन में दिखेंगे। और यहाँ पर अपाचे का पोर्ट नंबर 80 आएगा और माई सीक्वल का 3306 करके यहाँ पर पोर्ट नंबर आएगा। मैं इनको जो है एक बार और ट्राई करके मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। ये देखिए मेरे इसमें एग्जाम और एग्जाम पीपी, तो मैं इनको फिट करता हूँ। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही है। और आप मुझे आज की क्लास में आप मुझे ये पीएचपी का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप मुझे रेडी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करना। और मेरे इसमें बस ये एग्जाम कन्फ्लिक्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि मेरे दो दो एग्जाम हो गए हैं, तो मैं लेक्चर फिनिश होने के बाद एक एग्जाम को कम्प्लीटली रिमूव करके पूरा फ्रेश मैं इंस्टॉल कर दूंगा। और यहाँ पर आपको अपाचे और माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट करना है, और उसका एक स्क्रीनशॉट आपको ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है। और जो हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको स्क्रीनशॉट लिया मैंने, और असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये आपने असाइनमेंट लिया और कंट्रोल वी प्रेस करके माय असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, जो भी मैंने आपको टास्क दिया था वो आपको इस तरीके से, ठीक है ना, माय असाइनमेंट इज कंप्लीटेड। और जो भी है आपका अपना अपना जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबके स्क्रीनशॉट मुझे डेली शाम तक मिल जाने चाहिए, जिससे मुझे ये लग जाएगा कि जो भी क्लास में मैंने सिखाया है आपको वो एटलीस्ट आपने पूरा कर लिया है और असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो ग्रुप में आप इस तरीके से भेजते चलना। तो आज के लिए इतना ही।